गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और कहाँ पर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती या कह लो एक्सेप्शंस टू अ कंसिडरेशन, ये आपके सेक्शन 2D और सेक्शन 25 में दिए हुए हैं। साथ ही हम कवर करेंगे एक कंसेप्ट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होता है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन वुड मेक द प्रॉमिस जस्ट अ बेयर प्रॉमिस न्यूडम पैक्टम। ठीक है। अगर एक आपके अग्रीमेंट में या एक प्रॉमिस में आपके कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन क्या, लेना का देना। ठीक है। मैंने उसे गाड़ी बेची तो वहाँ पर गाड़ी जो बेची वो कंसिडरेशन है, उसने उसके बदले मुझे पैसे दिए, ये कंसिडरेशन है। तो अगर एक अग्रीमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो सिर्फ एक बेयर प्रॉमिस है, न्यूडम पैक्टम। इफ देयर इज़ अ कंसिडरेशन विद द प्रॉमिस देन इट शोज दैट देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपके अग्रीमेंट में कोई भी कंसिडरेशन आ जाती है तो हम कहेंगे वहाँ पर एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है। Consideration is a return or quid pro quo, that is something for something. अब कंसिडरेशन में सेक्शन 2D आता है, डेफिनेशन वाला क्लॉज, जहाँ पर ये दिखाया गया या ये डिफाइन किया गया कि कंसिडरेशन क्या चीज़ होती है। तो हम ये बात को क्लियर हो चुके हैं कि प्रॉमिसार कौन होता है, प्रॉमिसी कौन होता है। जो फर्स्ट पार्टी जिससे प्रॉमिस शुरू हुआ है उसे हम प्रॉमिसार बोलेंगे, और जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है उसे हम प्रॉमिसी बोलेंगे। तो फर्स्ट को OR आ जाता है, सेकंड को EE आता है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसार, मान लो मेरी गाड़ी मैंने बेचनी है, मैं गाड़ी बेच रही हूँ। वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, तो उस पर्सन की डिज़ायर पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। अब यहाँ पर देखो तीन इसने टेंस लगाए हैं, एक हैज़ डन और डज एंड प्रोमिसेस टू डू। तो इसका मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात यहाँ पर हो रही है। ये क्या कह रहा है, अगर एक प्रॉमिसर की डिज़ायर पे प्रॉमिसी या कोई और बंदा, अब देखो यहाँ पर 2 या 3 कीवर्ड्स आप देखो। सबसे पहला डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, दूसरा प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तीसरा यहाँ पर ये जो 3 टेंस है हैज़ डन और एब्सटेन, तीसरा ये कीवर्ड हो गए। ठीक है। एक कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आपके डिज़ायर आ गया, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन आ गया, डन और एब्सटेन, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट आ गया। समथिंग सच एक्ट और एब्सटीनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये जो आपका एब्सटीनेंस है, कुछ करने से रोकना, या एक्ट है, सच एक्ट है, इसको हम बोलेंगे कंसिडरेशन। तो जो तीनों हमने कीवर्ड्स अब देखे, अब हम वो एग्जाम्पल से समझेंगे। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, इसमें आपका केस आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। द प्लेंटिफ बिल्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। ठीक है। प्लेंटिफ ने कलेक्टर के बोलने पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है। The shops came to be acquired by the defendants, who in consideration of the plaintiff having expended money in the construction promised to pay him commission। अब कलेक्टर के कहने पर दुर्गा प्रसाद ने बनाया, और दुर्गा प्रसाद ने क्या बोला कि भाई अब मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मैंने ये बोला कि इस कॉम्प्लेक्स में जो भी रहेगा उस बंदे को वहाँ पर रहने का कुछ ना कुछ कमीशन मुझको देना होगा। ठीक है। द प्लेंटिफ्स एक्शन टू रिकवर द कमीशन वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट प्लेंटिफ्स एक्शन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ द प्रोमिसी बट ऑफ द कलेक्टर्स ऑर्डर। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक कलेक्टर ने बोला दुर्गा प्रसाद को कि भाई तू कॉम्प्लेक्स बना दे। ठीक है। दुर्गा प्रसाद ने क्या किया, जो भी वहाँ पर ऑक्यूपेंट्स थे
उस कॉम्प्लेक्स में जो रहते, दुर्गा प्रसाद ने बोला कि वो मुझे कमीशन देंगे। हमने अभी क्या पढ़ा था कि आपके कंसिडरेशन में फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसार होना चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन का एक बेसिक इंग्रेडिएंट बनता है। अब यहाँ पर दुर्गा प्रसाद ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो किसकी इच्छा से बनाया था? कलेक्टर की। और यहाँ पर शॉपकीपर से दुर्गा प्रसाद कमीशन मांग रहा है कंस्ट्रक्शन की। तो ये पार्ट गलत हो जाता है। यहाँ पर आपका जो डिज़ायर वाला पार्ट है वो कलेक्टर से आता है, इधर कमीशन वाला पार्ट बनता है। यहाँ पर ऑक्यूपेंट्स के लिए तो बेसिकली उसने कुछ किया ही नहीं था, उनकी डिज़ायर पे बनाया ही नहीं था कॉम्प्लेक्स। दुर्गा प्रसाद ने कॉम्प्लेक्स बनाया था कलेक्टर की डिज़ायर पर। कलेक्टर की डिज़ायर पे बनाने पे उसने बात ख़त्म हो गई। ये वाली जो चीज़ है कलेक्टर और दुर्गा प्रसाद वाली पार्ट ख़त्म हो गया। तो दुर्गा प्रसाद ऑक्यूपेंट से किस बेसिस पर, किस डिज़ायर उनकी पूरी करने पर वो कमीशन मांग रहा है? कोई भी नहीं। तो इधर ये हेल्ड हुआ, द प्लेंटिफ्स एक्शन टू रिकवर द कमीशन वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट प्लेंटिफ्स एक्ट वॉज द रिजल्ट नॉट ऑफ द प्रोमिसी बट ऑफ द कलेक्टर्स ऑर्डर। कि यहाँ पर जो डिज़ायर वाली बात थी वो प्रोमिसार की वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन कलेक्टर के ऑर्डर की वजह से आया था। करेक्ट। अब आता है आपका नेक्स्ट, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आए तो क्या बी की जगह सी भी पैसे दे सकता है? क्या बी की जगह डी भी पैसे दे सकता है? तो यहाँ पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन की बात होती है। A promise is enforceable if there is some consideration for it and it is quite immaterial that it moves from the promisee or any other person. ये क्या कहता है कि कंसिडरेशन में अगर कहीं और से एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन, अब मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद मैंने उसके पैसे अभी दिए नहीं थे, वो घर पे आ गया डिलीवरी देने। मेरी जगह मेरे फादर ने दे दिए पैसे, मेरी जगह मेरे भाई ने दे दिए पैसे, मेरी जगह मेरे बच्चे ने दे दिए पैसे, XYZ किसी ने भी दे दिए। तो यहाँ पर अगर उसने पैसे दे दिए तो वो हो गई ना कंसिडरेशन, वो पैसे तो उसके दे दिए गए ना। तो प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन का यही मतलब है कि एक कंसिडरेशन, एक प्रॉमिस में अगर मेरी जगह कोई और पैसे दे रहा है तो दैट इज़ वैलिड कंसिडरेशन। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसको हम प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन भी कहते हैं। ठीक है, कि क्या ए और बी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या ए ने अगर उसे बोला कि मैं 2 लाख की गाड़ी बेचूंगा आपको और बी ने बोला कि मैं 2 लाख रुपए आपको दूंगा, क्या सिर्फ वो बी ही दे सकता है या सी भी दे सकता है या डी भी दे सकता है? अगर तो सिर्फ ए और बी का ही रहता है तो हम उसे बोलेंगे प्रीविटी है, और अगर उसमें सी और डी आ सकते हैं तो हम बोलेंगे कि प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल जो है इसमें लैंडमार्क केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। इन दिस केस एन ओल्ड लेडी ए बाय अ डीड गिफ्टेड द सर्टन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ए ने कुछ प्रॉपर्टी अपनी डॉटर आर को दे दी और साथ में उसे बोला कि भाई तुझे 653 रुपीज़ मेरे भाई को देने पड़ेंगे। ठीक है, एक ये प्रॉमिस हो गया, यहाँ पर गिफ्ट डीड हो गई। अब आर जो डॉटर है उसने अपने अंकल को मेड अ प्रॉमिस इन राइटिंग इन फेवर ऑफ हर मैटरनल अंकल सी अग्रीइंग टू पे द एन्युटी। उसने भी एक प्रॉमिस कर दिया अपने अंकल को कि ठीक है मैं आपको एन्युटी दे दूंगी। आफ्टरवर्ड्स व्हेन शी फेल्ड टू फुलफिल हर प्रॉमिस सूट वॉज फाइल्ड बाय मैटरनल अंकल टू रिकवर दैट अमाउंट। अब अंकल ने तो केस फाइल कर दिया कि मेरे जो 653 रुपीज़ थे वो तो ये लड़की मुझे पे ही नहीं कर रही, मेरी बहन ने गिफ्ट डीड इसी कंडीशन पे की थी कि वो मुझे एन्युटी देगी, अब वो मुझे एन्युटी नहीं दे रही। यहाँ पर देखो 2 कॉन्ट्रैक्ट बन गए, 2 प्रॉमिस बन रहे हैं ना। ए ने आर को दिया इस कंडीशन से और आर ने सी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको एन्युटी दूंगी। तो मूट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? मूट क्वेश्चन मतलब मुद्दा यहाँ पे क्या था? वेदर इट वॉज अ वैलिड प्रॉमिस बाय आर, क्या जो प्रॉमिस आर ने सी को किया वो वैलिड था? आर टुक द प्ली,
आर जो डॉटर वो कोर्ट के सामने कहती है, अंडर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एंड इन द प्रेजेंट केस नो कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम हर मैटरनल अंकल। वो क्या कहती है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन होगा और यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ मुझे मेरे अंकल ने भी दिया होना चाहिए, और इस केस में मेरे अंकल ने मुझे कुछ नहीं दिया था। जैसे यहाँ वाला केस था, सिर्फ आर ने ही सी को दिया, अंकल ने, सी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। Therefore, her promise was not valid and she was not bound to pay। और उसने बोला कि मेरा प्रॉमिस वैलिड नहीं है और मैं बाउंड भी नहीं हूँ पे करने के लिए। It was held by the court that privity of consideration is applicable in England and not in India। ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंग्लैंड में एप्लीकेबल है, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ये जो वर्ड्स हैं आपके, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, सेक्शन 2D में जो आपने देखा, क्लियरली बता रहे हैं कि कंसिडरेशन में बी पेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, के कंसिडरेशन कोई भी बंदा दे सकता है, ठीक है, चाहे प्रोमिसी दे या एनी अदर पर्सन। एंड अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में मेंटेन अ सूट, और एक स्ट्रेंजर भी केस कर सकता है। तो इस वाले केस में जो सी अंकल था, मैटरनल अंकल, यहाँ पर इसके पास वैलिड राइट है, दो इसने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था। In the present case, consideration for R's promise was the gift of property not given by the promisee but by the mother। तो यहाँ पर जो consideration आया था वो मदर ने दिया था आर के प्रॉमिस पर। hence the promisee, that is the maternal uncle, though a stranger to the consideration, as the consideration indirectly moved from his sister, was entitled to maintain the suit। तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पर इस केस में आर को जो मिला था उसकी माँ ने दे दिया था, किसी और पर्सन के थ्रू कंसिडरेशन आ गया था। तो अगर किसी और के थ्रू कंसिडरेशन आ गया था देन दैट इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट, जो थर्ड कीवर्ड्स जो हमने देखे थे, एब्सटेन्स और एक्ट, ठीक है, डज, डूइंग, डन, तो वो आपके आते हैं पास्ट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। अब ये कौन से होते हैं? पास्ट कंसिडरेशन, जैसे कि ए जो है सुखना लेक में डूब रहा था और बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रहा था फॉर हेल्प। बी एक पासर बाय, उसने आवाज़ सुनी और उसको बचा लिया। सब्सिक्वेंटली ए ने अपनी जान बचाने के लिए उसे वादा किया कि ठीक है मैं 2 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। पास्ट में काम किया था, पेमेंट फ्यूचर में होएगी, तो यहाँ पर हो गया पास्ट कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कि ए ने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गुमगा दी और उसने एडवर्टीजमेंट दी अखबार में कि अगर किसी को भी वो मुझे मिलती है तो वो प्लीज़ मुझे रिटर्न कर दे, और जो रिटर्न कर देगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। बी ने ढूंढ ली और उसे रिटर्न कर दी और उसे पैसे भी दे दिए गए। तो ये वाला कौन सा हो गया? साइमल्टेनियसली चल गया कि अभी हमारा सामान ले लो और उसके लिए पैसे भी दे जाओ, साइमल्टेनियस वाला। फिर आपका आता है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी कैसे होगी कि ए ने प्रपोजल किया कि 1/1/2021 को वो 100 बैग्स देगा राइस के बी को, ठीक है, और बी ने भी क्या बोला, ठीक है, मेक पेमेंट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। अब दोनों चीज़ें क्या हो गई आपकी, फ्यूचरिस्टिक हो गई कि फ्यूचर में ही डिलीवरी है और फ्यूचर में ही पेमेंट है, तो हम इसको बोलेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये भी वैलिड है, प्रेजेंट भी वैलिड है, पास्ट भी वैलिड है। तो ये आपके 3 बेसिक आपके इंग्रेडिएंट्स हैं कंसिडरेशन के। अगर ये सारे मिल जाते हैं तभी आपका कंसिडरेशन कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। ठीक है, अब मैंने एक घोड़ा खरीदा, मान लो हॉर्स है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वो 1 लाख का है तो 1 लाख वो दिखने चाहिए, मस्ट बी रियल, वैल्यू रियल होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट क्या, अब मैं किसी के पास गई और मैंने थोड़ा रोना धोना शुरू किया, ठीक है, बहुत ही क्यूट सा फेस बना लिया, उसको मुझ पे तरस आ गया, उसने उस हॉर्स को मुझे 50,000 में दे दिया या 50 रुपये में भी दे सकता है। सोचो ₹50 1 लाख की चीज़। अब ये क्या कहता है, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, एडिक्वेट हो चाहे ना हो। 1 लाख की चीज़ आप अगर 50 रुपये में भी ले आते हो तो वो आपका टैलेंट है, हम उस पर डाउट नहीं करेंगे। कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, उसकी एडिक्वेसी होना कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, उस चीज़ की वर्थ उतनी है या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ क्या इम्पॉर्टेंट है, उसका रियल होना। ठीक है, अब आपके आते हैं एक्सेप्शंस।
ठीक है। आपके एक्सेप्शंस हम पहले सेक्शन में से देखते हैं। सेक्शन में डिफाइंड है आपके 3 तरह के एक्सेप्शंस। सेक्शन 25 में आपके एक्सेप्शंस है। कंसिडरेशन डिफाइंड है आपका सेक्शन 2D में, और एक्सेप्शंस है इसके सेक्शन 25 में। अब एक्सेप्शंस का क्या मतलब है? अभी तक हमने देखा कि अगर किसी भी अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में आपका कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब कहीं ना कहीं तो ऐसी भी जगह होती होगी जहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड है अनलेस इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, वो लिखा हुआ है और रजिस्ट्री हुई हुई है इसकी, और इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग, या किसी चीज़ के लिए कंपनसेट करना जो पहले किसी ने मेरे लिए किया होगा, और एक टाइम बार्ड डेट को देना, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शंस में से क्या कहता है। एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड है, ये हम बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं, ठीक है जी। अनलेस नंबर 1, आपकी 3 एक्सेप्शंस है, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 क्या कहती है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर आप किसी को प्यार मोहब्बत के चलते कोई चीज़ गिफ्ट में दे रहे हो या उसे दे रहे हो, कैसे? लेकिन लिखकर और उसकी रजिस्ट्री कराकर, तो वहाँ पे आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी किसी वैल्यूएबल चीज़ को अपने बच्चे को दे रही हूँ तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और मैंने उसे एक कागज़ पे उतार दिया और उसकी रजिस्ट्री भी करा ली, तो मुझे अपने बच्चे से उसके अगेंस्ट 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा क्या कहता है? इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something, already voluntarily done। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया पास्ट में, मतलब पहले ही वो मेरे लिए कर चुका था, कुछ वॉलंटरली कर दिया था, और मैंने क्या बोला कि मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करूँगी, तो देन एक ये वैलिड कंसिडरेशन या वैलिड आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। किसी ने मेरा घर बचा लिया जलने से और मैंने उसे बोला कि भाई तूने आज मेरा बहुत भला कर दिया, मैं इसके बदले आज तुझे 5,000 रुपये दूंगी, तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड, राइटिंग भी होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए, टू पे होली और इन पार्ट अ डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव। अब क्या होता है, एक ना आपका लिमिटेशन एक्ट है, उसमें ना टाइम दिया होता है कि इस टाइम के बाद आप किसी के ऊपर भी केस नहीं कर सकते। मान लो मैंने किसी से 1 जून को पैसे लिए 2021 को, और 1 जून 2024 तक उसे चुकाने थे, या मान लो उसने 1 जून 2024 तक चुकाने थे। अब यहाँ पर ये 2024 1 जून से 3 साल तक का मेरे पास टाइम है कि मैं उसके ऊपर केस करूं। अगर मैंने उसके ऊपर केस नहीं किया और 1 जून 2027 आ गई, ठीक है, 3 साल निमट गए। अब उसके बाद मुझ पे उस बंदे को तरस आ गया और उसने बोला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे जो पैसे मैंने उधारी लिए थे वो मैं चुका दूंगा, तो वो आपके राइटिंग और साइंड होने चाहिए। दोबारा से मैं दिखाती हूँ आपको। ए को 1,000 रुपये देने थे, लेकिन वो जो डेट है वो टाइम बार्ड हो गया। अब जैसे कि ए ने बी को 1,000 रुपये देने थे, लेकिन वो कब तक देने थे? 1 जून 2027 तक, ठीक है। अब यहाँ तक उसने दिए नहीं, केस भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद अब हम जब केस नहीं करते ना, हमारे पास केस करने के लिए होता है 3 साल का टाइम, ठीक है, मॉनेटरी इसमें, मनी वाले केसेस में। वैसे तो 10 साल, 12 साल, 30 साल बहुत टाइम होता है। तो अब 3 साल तक मैंने उसके ऊपर केस नहीं किया। अगर आपके जो टाइम दिया जाता है लिमिटेशन एक्ट में, अगर आप उस टाइम में केस नहीं करते हो तो हम उसे कहते हैं टाइम बार्ड डेट,
कि अब ये टाइम से बाहर हो गया। टाइम से बाहर मतलब कि टाइम से बाहर होने के बाद आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं रहेगी है, आप उस बंदे से पैसे नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब 27 हो गई है, पैसे आप लीगली नहीं ले सकते हो, कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। तो अगर अब किसी पर्सन ने बी को बेचारे को तरस आ गया, बी ने क्या बोला कि यार 1000 रुपये मैंने इसके लिए, मेरा तो ज़मीर नहीं मान रहा, मुझे इसे वापस करने चाहिए। मैं राइटिंग में लिख कर और नीचे अपने साइन करके अगर ये दे दूं कि हाँ मैंने तुम्हारे 1000 रुपये चुकाने थे और मैं वो 1000 रुपये चुकाऊँगा, तो हम उसे एक अग्रीमेंट, एक वैलिड अग्रीमेंट बोलेंगे विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि अब मैं ये 1000 रुपये चुकाऊँ चाहे ना चुकाऊँ, लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम मॉरली आप अपने आप को बाउंड कर रहे हो। अब मैंने किसी से उधार लिया और मेरे पास 3 साल का टाइम था, उसको मैंने ना चुकाए, ना उसने मेरे पास केस किया, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मैं लीगली, मेरे को वो एनफोर्स नहीं कर सकता वो पैसा लेने के लिए। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड। क्योंकि अगर कंसिडरेशन जो देखा ना हमने, 1 लाख का घोड़ा अगर 50 रुपये में मिल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यार ये बंदूक की नोक पे लेके आया है क्या। तो सिर्फ कंसेंट चेक करने के लिए कि वो फ्री दी गई थी या नहीं, मे बी हम ये ध्यान में रख सकते हैं, मद्देनज़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंसिडरेशन का रियल होना ज़रूरी है, एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। कि 1 लाख का घोड़ा 50 रुपये में अगर वो ले आया तो ये बात ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी यूँ शक हो सकता है ना कि यार 50 रुपये में दिया है 1 लाख की चीज़, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ रही होगी, इसको ज़बरदस्ती लिया रहा होगा। ये ज़बरदस्ती लिया है या नहीं ये देखने के लिए हो सकता है। लेकिन अगर वो बंदा कह दे मेरे से कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। इलस्ट्रेशन देखो, ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी 1000, ये वॉइड हो गया। बिना किसी बात के 1000 रुपये देने हैं, क्यों जी, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये वॉइड। ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन से अपने बेटे को उसने बोला कि मैं 1000 रुपये दूंगा, और इस प्रॉमिस को उसने राइटिंग एंड रजिस्टर भी कराया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, राइटिंग एंड रजिस्टर भी होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन के लिए होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बी का पर्स ढूंढा और उसे दे दिया, बी ने उसके पर्स ढूंढने पे बोला कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। पास्ट कंसिडरेशन कि भाई उसने मेरे लिए कुछ किया था, वॉलंटरली किया था, सेकंड एक्सेप्शन जो है वो है ये, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए सपोर्ट कर रहा है बी के बच्चे को, बी ने क्या बोला कि मैं ए के खर्चे को उठाऊंगा, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये आपका थर्ड एक्सेप्शन आता है, ए बी के 1000 रुपये बचता देने थे, डेट जो है वो टाइम बार्ड हो गया, जो केस करने का टाइम था वो अब निकल चुका है। ए ने लिखा तो मैं दे दिया कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, 1000 नहीं दे रहा हूँ, 500 रुपये दे रहा हूँ। तो ये जो 500 रुपये बोला है इसने राइटिंग में दिया है, इसलिए ये अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये थर्ड एक्सेप्शन हो गया। आपका फर्स्ट एक्सेप्शन बी इलस्ट्रेशन है, आपका सेकंड इलस्ट्रेशन, आपका सी इलस्ट्रेशन सेकंड एक्सेप्शन है, और आपका ई इलस्ट्रेशन थर्ड एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेनेशन 2 वाली बात आती है एफ इलस्ट्रेशन में। ए अग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर 10, 1000 रुपये का घोड़ा 10 रुपये में बेच रहा है। ए ने कंसेंट फ्रीली दी थी। द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। अग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे 1000 रुपये की चीज़ 10 रुपये में गई थी, उसमें ज़रूर आपको डाउट हो रहा है कि यार 1000 रुपये की चीज़ 10 रुपये में कैसे जा सकती है, स्टिल ये आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, ए अग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन, और यहाँ पर वो बोल देता है कि मैंने जो कंसेंट थी वो फ्रीली नहीं दी गई थी। द inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into account in consideration whether or not A's consent। जो हमने पहले देखा कि 50 रुपये में दे रहा है या 10 रुपये में दे रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें जो देखना है वो बस यही देखना है कि उसने कंसेंट फ्रीली तो दी है ना, अपनी मर्ज़ी से तो दी है ना। कंसेंट का मीनिंग यही होता है कि आपने बिल्कुल अपनी इच्छा से हाँ करी है। अगर आपने नहीं करी होती
तो वहाँ पर रेमेडी है, और जो आप आगे पढ़ोगे कंसेंट फ्री कंसेंट में, कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वॉइडेबल हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपके कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वॉइड। फिर हमने देखा एक्सेप्शंस, जहाँ पे लिखा है कि कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो वैलिड है। और अब कुछ इंस्टेंसेस जहाँ पर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, या अगर आप कुछ चैरिटी में कर रहे हो वहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो या कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।